बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू फिजिक्स बाय अजहर सर। तो बच्चों आज के लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास पीवाईक्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं 12th बोर्ड के अंदर, और उसके साथ में हम लोग जो बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो 2026 में आने की संभावना रखते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब काम कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2 लेक्चर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं अबाउट द 12th के रिगार्डिंग, बच्चों 12th बोर्ड के रिगार्डिंग, 2026 के रिगार्डिंग, उसके हमें और मॉडिफाई करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं हमने, और आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 के अंदर उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर भैया कॉपी पेंसिल निकाल लो और ध्यान से लेकर बैठ जाओ। हर क्वेश्चन में अलग ही लेवल होगा। लास्ट के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द पार्ट जो यूज करा था, ये 12th का पार्ट जो बच्चों हमारे पास था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैटर, इनके रिगार्डिंग बात करी थी। इस वाले पार्ट के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास, एसी हो गया, ईएमआई हो गया, इनके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो भैया कॉपी पेंसिल निकाल लो और भैया ध्यान से बैठ जाओ और स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को लिखना और समझना कि क्वेश्चन की संभावना हमसे क्या कह रहा है। अभी बच्चों दे रहा देखो क्वेश्चन नंबर 41 में सिर्फ हमें ये बता रहा है कि जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तुम जानते हो कि भाई बोर्ड के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कम 4 क्वेश्चन तो हमें मिल ही जाते हैं, क्या, असम्पशन और रीजन के ऊपर। तो इसलिए भैया हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि करना क्या है इनके अंदर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा था देखो, इन एन एसी सर्किट इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन वोल्टेज आर। जो इक्वेशन दे रखी है किस चीज की, करंट की और किसकी, वोल्टेज की। ठीक है सर, आओ निकाल लेते हैं। ये रही करंट की इक्वेशन और ये रही वोल्टेज की इक्वेशन। क्या पूछ रहा है, फेज का डिफरेंस क्या होगा। क्या बताया था, साइन के कॉस के बाद जो भी मिलता है उसी को फेज बोलते हैं, और डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को हमें एक से करना होता है। ये साइन में है, ये कॉस में है, काम नहीं हो पाएगा, तो भाई कॉस को किस में करना पड़ेगा, तो मैं साइन में। और जरा एक क्वेश्चन लोग लीजिए यहाँ पे, I इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी। चलो बहुत बढ़िया, इसको लिखो लीजिए V इज इक्वल टू 200 साइन। अब सब कॉस को साइन में लिखोगे तो भैया पाई बाय 2 प्लस करना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। आई होप ये समझ में आई होगी, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा, व्हाट वी गेट, कॉस थीटा। बिल्कुल सही है, जोड़ो नीचे जोड़ो कि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 को मैंने यहाँ पे लिखा है 6 एलसीएम आ गया, ये 3 प्लस 2 मींस व्हाट वी गेट 5 पाई बाय 6। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई दोबारा से कर दूं तो व्हाट वी गेट हियर साइन और क्या मिला अंदर ब्रैकेट के अंदर 5 पाई बाय 6 प्लस का ओमेगा टी। अब हम एलिजिबल हो चुके हैं कि इसका फेज डिफरेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, दोनों के दोनों साइन में आ चुके हैं। देखो भैया ओमेगा टी है, कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट 5 पाई अपॉन 6 के बराबर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। धीमे धीमे क्वेश्चन को भैया लेवल आगे बढ़ाते रहेंगे। जरा देखो, द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इज 15 एम्पियर। क्या पूछा है हमसे, आई आरएमएस की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 15 एम्पियर, और आई आरएमएस को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और आई आरएमएस दे रखा है 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, आई नॉट के बराबर। The value of current in the circuit, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर्किट के अंदर, कब पूछ रहा है हमसे, वो 1/600 सेकंड के बाद पूछ रहा है। आफ्टर द स्टैंड द करंट इज 0, मतलब क्या हो गया, ध्यान से इंस्टैन्टेनियस की वैल्यू पूछ रहा है, याद रखना इस बात को। हमने यहाँ पे 3-4 करंट के बारे में बात करी थी, पीक करंट, एवरेज करंट, आरएमएस करंट और इंस्टैन्टेनियस करंट, और बताया था जब भी इंस्टैन्टेनियस की बात करेगा इक्वेशन पे ही काम करना। आओ पहले हम लोग इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या बोलोगे, I is equals to I naught sin omega t. What about the value of I, निकालना है। What about I naught 15 under root 2 और sin ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई एफ, ये आ गया टी। आओ चलो वैल्यू पुट करते हैं, I is equals to 15 under root 2 sin what is the value of f 50, दूसरा बनेगा 100 पाई अपॉन बच्चों कितना मिल गया 600, बिकॉज 1 अपॉन टी, टी दे रखा है 1 अपॉन 600, दोनों जीरो कट गए, मीन्स पाई बाय 6, मीन्स कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये अंडर रूट साइन पाई बाय 6 मतलब होता है कितना 30, और साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, क्या बोलोगे बताओ जल्दी से,
15 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1/2 मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर लिया, रूट टू बन जाएगा, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15/√2 पहला ही ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस हमें समझना था कि किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमसे बात कर रहा है और किस करंट के रिगार्डिंग बात कर रहा है और किस करंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, उससे हमने क्या निकाल दिया कि भाई पीक करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। चलो भाई बहुत बढ़िया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। EB रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो, ऑल थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ, मैंने बोला ये इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, तो ऐसे 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 जो वेव हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर पैदा कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो हमने कैसे निकाला था, भूल गए, चलो कोई बात नहीं है। QE लगने वाला फोर्स था, QV क्रॉस B भी लगने वाला फोर्स था, अरे दोनों को इक्वेट करा था, QE इज इक्वल टू QV क्रॉस B, QV कैंसिल, E/B शुड बी क्या मिलने वाला है बच्चों, V के बराबर। पहला देख लो, ये तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालने के लिए क्या नियम बनाया था कि E क्रॉस B वी गेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सिंपल क्या बोलोगे, E क्रॉस B, नॉट B क्रॉस E, उल्टा हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसे अपने The ratio of the magnitude of electric field and magnetic field of a plane electromagnetic wave is, क्या होता है बच्चों, the ratio of magnitude of electric field and magnetic field, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर। अभी तो बताया था, V ये भी निकाला था, तो V क्या दे रखा है, देखो C दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली, डिस्प्लेसमेंट करंट का वजूद कब नेचर में आया था। फैराडे ने तो भैया ये कहा था कि जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी है, वहां वहां क्या डेवलप हो जाता है, फ्लक्स जनरेट होता है, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। और हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह क्या है, क्या बोलेंगे हम, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, यही पहला ऑप्शन है, इसकी वजह से नहीं, नहीं, पहला ही ऑप्शन मैच करेगा, जहां जहां बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी वहीं पे हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू वेव लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। भाई दोनों की अगर तुम स्पीड निकालोगे, लेकिन कहाँ पूछ रहा है हमसे बच्चों, वैक्यूम में पूछ रहा है। हम जानते हैं कि वैक्यूम में हर वेव की जो लाइट की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो जरा बताओ, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ जिसकी क्या दे रखी है मेरे पास 4000 और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ वो क्या दे रखी है 8000, कितना मैं आंसर लिखूं, सिंपली 1:1 मेरा सिंपल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये छोटी मोटी बातें हैं भैया पूरी की पूरी आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं, है ना। ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। अब देखो धीमे धीमे करते हुए हम लोगों ने EMI के, AC के और प्रीवियस लेक्चर के अंदर तो भैया पे सारा नाप दिया है। अब हम लोग इस पे आ चुके हैं बच्चों, देखो हल्के फुल्के से ऑप्टिक्स 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारे पास। ये एक पॉइंट सोर्स है जो कहाँ रखा गया है बच्चों, एक बॉटम पे रखा गया है ना, बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा। ये चलो मैंने यहाँ मैंने इस तरीके से मैंने बनाया, ये बॉटम दे रखा है यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास बॉटम। ठीक है सर, आ गया टू अ डेप्थ h, और यहाँ से जो हाइट दे रखी है बॉटम की वो h दे रखी है, यहाँ पे ये मैंने पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। द एरिया ऑफ द सरफेस लिक्विड थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट। इससे जो लाइट निकल कर आएगी वही लाइट बाहर जाएगी, तो भाई यहाँ पे ये मटेरियल कोई ना कोई सा है ना, तो यहाँ पे बच्चों क्या सा मीडियम बन गया, यहाँ वेव लाइट का डेंसर मीडियम, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो भाई हमने तो नियम बना रखा है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी, भाई नॉर्मल के बिहाफ पे ही कहानी में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या दे रखा है मेरे पास, एंगल मेरे पास क्या दे रखा है, सिंपली एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब मैंने आपसे
से ये कहा कि भाई अगर मैं लाइट को और आगे बढ़ा दूं तो मैंने यहाँ पे ले लिया अब नॉर्मल, अगला नॉर्मल मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, और ये ऐसे आया है। अब जरा बताओ बाहर निकलेगा? नहीं, इस सरफेस पे आ जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट जाएगी, लौट करके वापस आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, एक ही कुछ समय तक तो लाइट भैया ट्रेवल करती हुई जाएगी और फिर उसके बाद लौट के वापस आ जाएगी। एक बार यहाँ से ये समझ में आ रही है, जब भी हमें क्या कराना है कि लाइट कब तक दी पाएगी? जब तक हमारे पास क्रिटिकल एंगल ना बन जाए। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या बना दी? सिंपली क्रिटिकल एंगल बनाया, तो मैंने क्या बोल दिया? आईसी, और इसी के बिहाफ पे मुझे करना है। और ये यहाँ से ये इसकी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से मुझे ये वाला एरिया हमें दिखाई देगा। सिमिलरली हमें ये वाला एरिया भी दिखाई देगा। अगर मैं इसको इस तरीके से ऐसे पूरा कर दूं, इस तरीके से इसको मैं ऐसे पूरा कर दूं, तो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा? ये मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी के रिगार्डिंग हमसे बात करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो मैं दोबारा मैं बना रहा हूं, यहाँ पे देखो ये मेरे पास यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, ये ऐसे गया और ये ऐसे 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 आया। इसको मैंने क्या बोल दिया? देखो एंगल आईसी बोला है। अब यहाँ पे निकालते हैं। देखो ये इसकी क्या कहलाएगी बच्चों? बताओ। ये इसकी रेडियस आर कहलाएगी और ये मेरे पास सिंपली एच दे रखा है। अगर मैं आईसी की तुमसे बात करूं तो भाई आईसी का हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? तो आईसी क्या होता है? सिंपली क्रिटिकल एंगल हल्का अपॉन भारी। भाई हल्का कौन है हमारे पास? एयर है, 1 लिख दिया। भारी कौन है? मीडियम है, उसको मैंने म्यू लिख दिया। यहां से बच्चों जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया है समझने के लिए, या अगर मान लो आईसी दे रखा है तो परपेंडिकुलर अपॉन एच, और ये क्या तुम्हें मिलने वाला है? म्यू स्क्वायर माइनस का 1। बच्चों इतनी बात समझ में आराम से आ गई। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमें क्या दे रखा है? एन दे रखा है इन्होंने, तुमने म्यू ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक समझना आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? तब यहां से ऐसा करा, मैंने एक फॉर्मूला बना के tan IC निकाला है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे क्या है परपेंडिकुलर? 1, और क्या दे रखा है? बेस। क्या बोलोगे? अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस का 1। ये क्या निकल कर आ गया मेरे पास? tan IC की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये तो हमने निकाला फॉर्मूले के बिहाफ पे, अब निकालते हैं हम लोग फिगर के बिहाफ पे। अब जरा देखो फिगर बनाते हैं। मैंने इसको ऐसे बढ़ाया और मैंने बोला ये आईसी है, तो भाई ये भी तो आईसी होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां भी मैंने क्या बोल दिया? tan IC शुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? सामने है आर और ये दे रखा है बेस, तो आर अपॉन एच निकल कर आ गया। एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला वो रहा, दोनों को पकड़ के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलोगे बच्चों? 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू एच अपॉन आर, या आर अपॉन एच था। क्या था चेक कर लो मुझसे एक बार। आर अपॉन एच है ना, आईसी अपॉन एच। चलो भाई ठीक है, आर अपॉन एच कर लेते हैं इसको। क्योंकि सिंपली मेरे पास आर अपॉन एच, आर अपॉन एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये एच ऊपर आएगा, हमसे आर पूछ रहा है, तो एच अपॉन क्या मिलेगा? अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आर के बराबर। मैंने स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, तो मैं स्क्वायरिंग करी, क्या मिलेगा बच्चों? एच का स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। यहाँ मैंने पाई लगा दिया, यहाँ पाई लगा दिया, और क्या मिल गया बच्चों? सिंपली एरिया के बराबर। तो पाई एच स्क्वायर चेक करो लीजिए, पाई एच स्क्वायर ईटा स्क्वायर ये तो नहीं है, पाई एच स्क्वायर पाई एच स्क्वायर पाई एच स्क्वायर ईटा स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास बच्चों कौन सा मैच करेगा? ये ऑप्शन में देखो बी नहीं पाई एच स्क्वायर, ये ऑप्शन देखो बी मैच कर जाएगा ना, क्योंकि बीच में ना इनके माइनस आ रहा है, बीच में ना माइनस है, तो वो ध्यान रखो। ठीक है भैया, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते फिर हम लोग 49 पे आते हैं। The monochromatic light propagating in air is incident on the surface of water. Which of the following the factor remains the same for the reflected and refracted ray? देखो जब भी मीडियम को हम लोग चेंज करें या कहीं से कहीं पे जाएं, एनर्जी हो, वेवलेंथ हो, वेलोसिटी हो, सब में परिवर्तन आता है, लेकिन किस में नहीं आता? फ्रीक्वेंसी में नहीं आता है। ठीक है, चलो भाई आओ अगले क्वेश्चन पे। फिर देखो क्या बोला कुछ, देखो हमसे A beam of light travels from air into a medium. Its speed and wavelength in the medium are. Speed क्या दे रखी है इन मीडियम के अंदर? 1.5 इंटू 10 की पावर 8, एंड और क्या दे रखा है हमारे पास? इस स्पीड एंड वेवलेंथ इन मीडियम वो हमें क्या दे रखा है? 230 नैनोमीटर। ये आ गया मेरे पास। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और हमें क्या मालूम है यहाँ पे? वेवलेंथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर कितनी होती है हमारे पास? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मालूम है। तो अभी देखो करते हैं सॉल्व।
जो हमने बच्चों नियम बनाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या बोलते हैं हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ एयर होगा तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम होगी, सिमिलरली वेवलेंथ ऑफ एयर होगा तो वेवलेंथ इन मीडियम होगी। भाई दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ दिस, क्या बोलोगे 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1.5 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू, क्या बोलोगे एयर में कितनी है वो निकालना है। व्हाट अबाउट मीडियम में कितनी है जरा देखो 230 नैनोमीटर। तो बच्चों ये कटा है, यहाँ बचेगा 2 और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 230 नैनोमीटर 064, तो 460 नैनोमीटर। देखो ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से करो उसको फिर आगे बढ़ाएं। चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिस्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन देखो हमसे क्या बोल रहा है कि फॉर ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ। अच्छा, अरे भैया मिनिमम डेविएशन कहाँ मिलता है, रेड के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर जाएगा। हो जाओ, ए रे ऑफ लाइट वन पासिंग थ्रू अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। यहाँ पर देखो कि ग्लास प्रिज्म मैंने यहाँ बनाया है ना, और यहां से मैंने एक रे को पास कराया है, और इसका हर एंगल क्या दे रखा है मेरे पास, हर एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है। सफर अ मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन वो कर रहा है इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आया है वो किसके बराबर आ गया है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आया है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बोलो कितना आंसर निकालेंगे हम लोग, ईटा इज इक्वल टू साइन क्या निकल कर आएगा यहाँ से मेरे पास, डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, और क्या आने वाला है सिंपली साइन ए बाय 2। ये मेरे पास भैया कहानी निकल के ये आ चुकी है। तो डेल मिनिमम बोलो क्या निकालेंगे यहाँ से बच्चों हम लोग, तो देखो दोनों वैल्यूज बराबर रख रखी है, देखो कितना है 60, ये भी 60, 120 अपॉन 2 कितना मिल गया बच्चों 60, तो 60 आ गया, और नीचे देखो कितना मिलने वाला है सिंपली साइन 30, ये निकल गया ए बाय 2। तो पुलाव ईटा की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 3/2 1/2, व्हाट वी गेट अंडर रूट 3 के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर द मिनिमम डेविएशन। ठीक है बच्चों, बस सिंपल वैल्यूज को पुट अप करके सीधा आंसर निकल दिया। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास फ्रेम। कॉपी पेंसिल लेकर बैठो और क्वेश्चन को धीमे धीमे और ट्राई करो कि भाई किस लेवल से क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं और कहां तक हमें करना है इनको सॉल्व। तो देखो, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास फ्रेम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास फ्रेम, है ना, एक रे ऑफ लाइट है जो ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट कर रही है, और ग्लास प्रिज्म का बच्चों क्या दे रखा है मेरे पास, ये मैंने एक प्रिज्म बना दिया है ऐसे करके, और इसका यहाँ पे ये क्या दे रखा है मेरे पास म्यू दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल इज ए। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज ए, है ना, मतलब देखो ये ए, इफ इट जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द सेकंड सरफेस, जैसी वो जो देखो ऐसे एंट्री करी उसने और यहाँ पर आई है, तो टोटल इंटरनल सीधी ऐसे भाग गई है, मतलब यहां से मैं अगर नॉर्मल बना दूं तो भाई कितना एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री से, और ये वाला जो एंगल दे रखा है इसको मैंने क्या बोल सिंपली आईसी बोल दिया है। और इसको मैं बड़ा करके बनाता हूँ ताकि चीज समझ में आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको हमें देखना है। ये मैंने ऐसे ऐसे बना दिया, अब जरा देखना इसके अंदर ये क्या होगा, मैंने ये करा ये हटाया। अब देखो लाइट ऐसे ट्रेवल करती हुई आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और इसी पट्टी के अलोंग ऐसे बाहर निकल जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ऐसे ऐसे करके मैंने क्या लिया सिंपल नॉर्मल लिया है, और नॉर्मल यहाँ से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा। अब देखो यहाँ पे और देखो आराम से, ये मेरे पास एक और लाइट इस तरीके से आ रही है ऐसे करती हुई, है ना। अब और देखो, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है इसका म्यू दे रखा है, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल, और जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है बच्चों ये वाला जो एंगल दे रखा है वो मेरे पास ए दे रखा है। इट जस्ट, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा आई, इसको मैंने आई आई बोल दिया है ना। इट जस्ट, और सेकंड सरफेस से क्या हो चुका है बच्चों इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे बाहर निकल गई है ना। और इसको चलो इसको मैंने क्या, इसको मैंने कुछ लेट कर लिया एक्स बोल दिया एंगल को, है ना। रिलेशन क्या पूछ रहा है, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिंग एंगल, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ये रिफ्रैक्टिंग ये R1 मानना पड़ेगा, ये R2 ले लो, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग एंगल ये दोनों सरफेस के बीच का एंगल दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे
चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन में पूरे को। अब ये आई में और ए में और किसमें, एंगल ऑफ किसमें, ऑप्टिनेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ प्रिज्म ए, क्रिटिकल एंगल मतलब आईसी। इन तीनों में बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, ये रिलेशन पूछ रहा है इन तीनों के अंदर। चलो भाई पहले यहाँ से यहाँ को हम निकालते हैं, पहले देखो मैंने बोला लाइट यहाँ से यहाँ पे आएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट दो मैंने एंगल यहाँ के पकड़ लिए हैं। जरा देखो म्यू एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल ए। एक मिनट रुको जरा, इसमें क्या प्रॉब्लम है और रिलेशन क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म में और क्रिटिकल एंगल में। आओ जरा देख लेते हैं, फिर दोबारा चेक कर लेंगे इसको। तो जरा बच्चों बोलो ईटा 1 साइन आई व्हिच इज इक्वल टू ईटा 2, सिंपल क्या बोलोगे, साइन आर। व्हाट अबाउट ईटा 1, हवा में से आ रही है। व्हाट अबाउट साइन आई, यही हमारे पास क्या दे रखा है, इसका इंसिडेंस एंगल। ये क्या दे दी बच्चों, म्यू इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, साइन आर। यहाँ पे मैंने एंगल को मैंने चलो अभी R1 बोल दिया है ना, फिर कंडीशन चेंज करके फिर दोबारा काम कर लेंगे। अब यहां से बाहर निकलेगी तो क्या बोलोगे, म्यू, उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, अपनी पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन आ गई है कि वो म्यू साइन, ये क्या होगा मेरे पास, सिंपली R2 व्हिच इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर बताओ। अब यहाँ से ये बाहर जाएगी, यहाँ बनने वाला ही एंगल क्या हो जाएगा, मतलब R2 की बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल के ही बराबर हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। इसको मैंने क्या बोल दिया, I2 इज इक्वल टू, ये बाहर आ चुकी है क्योंकि 1 के बराबर, क्यों, अरे बाहर एयर दे रखा है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो कि साइन I2 की वैल्यू तुम निकाल लो यहाँ से ना, I2 की वैल्यू बोलो कितनी बच्चों आ गई, 1 अपॉन म्यू, और यहाँ पे आ गया साइन I2, और I2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आते हैं जरा देखो, मैंने कहा देखो वहां पे 1 को हटा दिया, सिंपल क्या बचा, साइन IC इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ म्यू साइन R1। चलो वो तो पहले भी म्यू को जी छोड़ा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, क्या बोलते हैं मुझे R1 को, तो A इज इक्वल टू क्या मिलता है, R1 प्लस R2, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R1, और R2 ही I के बराबर दे रखा है। तो जरा बताओ R1 की वैल्यू निकल कर आ गई, साइन क्या बोलोगे, A माइनस I2। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया भाई। और देखो मैंने कहा आपसे इफ एंगल्स इज स्मॉल तो क्या बोलोगे, I इज इक्वल टू म्यू टाइम A माइनस I2। एंगल हटे यहां से तो I इज इक्वल टू म्यू, A तो बच्चों ऐसे ही आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 हियर, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। अरे भाई ये तुम्हारे पास सीधा रिलेशन इसके बीच क्या आ गया कि I में, A में और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या क्या रिलेशन निकल कर आएगा, ये बच्चों अपने आराम से इसके अंदर निकाल दिए। तो बहुत धीमे धीमे तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि समानता में कोई गड़बड़ न हो जाए हमारे पास, ठीक है भाई। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो डिफ्रैक्शन में जो बच्चों हम लोगों ने कहानी बनाई थी वो ये देखा था कि जब भी लाइट एंट्री करती है, ये देखो ये जो ओपनिंग है, और क्या पूछ रहा है हमसे कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी पूछ रहा है। पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, और जो फॉर्मूला हमने बनाते हैं सेंट्रल मैक्सिमा का विद हेल्प ऑफ पाथ डिफरेंस, बच्चों क्या बनाते हैं इसे बताओ, डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा। बस यहाँ पे जो डी साइन थीटा, यहाँ पे जो डेल्टा x है वो एक ही ओपनिंग है, डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, तो लैम्डा डी साइन थीटा ये निकल कर आ गया मेरे पास। और सुनो मेरी बात को, अब यहाँ पे देखना लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलने वाला है, सिंपली साइन थीटा ये निकल कर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये पहले ये बता दो। जहाँ पे बच्चों जो ओपनिंग हो रही है ना, ओपनिंग को भैया चेक करने के लिए ये लैम्डा डी अपॉन डी ही तुम्हारे पास ओपनिंग थी। अब जो यहाँ पे ये दो लाइन बना रखी हैं तो याद रखना, जब सिंगल थी हमारे पास आंसर हमारा यहीं पे आ चुका है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस ओपनिंग को बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे निकाल लो कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसको लेकर आओ जरा पहले। तो साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन डी, साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन डी, तो ये हटा दो, साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन डी, डी अपॉन लैम्डा, इन दोनों में से एक बचा। आंसर ये होता अगर मेरे पास एक होती, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखे हैं तो ऑप्शन नंबर सी मैच कराना पड़ेगा। बात समझ में आई स्टूडेंट। चलो अगले क्वेश्चन पे फिर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज सराउंडेड बाय, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है कब तक ब्राइट रहेगा, जब तक डार्क ना आ जाए। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किससे सराउंडेड होती है हमारे पास, ब्लैक लाइन से, क्या बोलोगे, डार्क लाइन से, ठीक है ना। और देखो इसी का सेकंड पार्ट, which among the following is not a difference between the diffraction and interference, इनमें से कौन सा नहीं है। देखो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में जो विड्थ आती है हमारे पास, इंटरफेरेंस में सब की सब बराबर आती हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है।
विड्थ ऑफ फ्रिंज इन बोथ पैटर्न आर इक्वल, ये भैया सही नहीं है, और जो सही नहीं है उस पर टिक लगाना है। सिलेक्ट ऑब्स्टिकल नेसेसरी, दोनों भी नेसेसरी होती है ऑब्स्टिकल का होना। स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंज इज नॉन यूनिफॉर्म इन डिफ्रैक्शन, देखो ये तो बात सही बोल रहा है और यहाँ पे गलत बोल रहा है, यही बात हो सही है, तुम्हारा पहला ही ऑप्शन मैच कर गया इसके अंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, देखो हमने ऑप्टिक्स के भी कर लिए, हम लोग कहाँ पे कूद गए अब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी हम और वीडियोस लेकर आएंगे 10th बोर्ड के रिगार्डिंग, है ना। इन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट विद अ मटेरियल ऑफ वर्क फंक्शन, मुझे देखो फाई क्या दे रखा है उसका 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 2.5 वोल्ट, द मैक्सिमम एनर्जी, मतलब पूछ रहा है हमसे द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जब यहां बताओ वोल्टेज इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज 2.5, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ ई, ई रहेगा, व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। अच्छा बच्चों बताओ ये होता है फॉर्मूला कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई, ये है हमारे पास। चलो अभी ठीक है, ई वी इज इक्वल टू कितना मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज है 2.5 ई वी, ऑप्शन नंबर सिंपल तुम्हारे पास सी मैच कर गया, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूले को माइंड में रखना है, पोटेंशियल का वोल्टेज का जो फॉर्मूला बनाया था उसको यूज करना है इसके अंदर। चलो यहाँ पर आओ भाई, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, पहली बार ऑप्शन मैच कर गया। बीम हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, वो हमेशा क्या करेंगे, लेकिन किसी के प्रेजेंस में नहीं होने चाहिए, सिर्फ नॉर्मली मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट टू ईच अदर। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आओ। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, बच्चों फोटोन आ रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो वेवलेंथ क्या दे रखी जरा चेक करो 663 नैनोमीटर, इस इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, यहाँ मेरे पास एक मेटल सरफेस दे रखी है, हैविंग द वर्क फंक्शन, और जो इसका वर्क फंक्शन है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज, अच्छा तो भैया आने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो आने वाली एनर्जी निकाल लोगे, वर्क फंक्शन से माइनस कर दोगे, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वी गेट द वैल्यू ऑफ बच्चों काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या बनाया था बताओ हमने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, फाई की वैल्यू गिवन है, ई निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें, एस सी अपॉन लैम्डा करके, जल्दी से भैया काम पे लग जाओ, लैम्डा की वैल्यू मालूम है, मैं तुम्हें हल्का सा हिंट दे दूं, एच सी की वैल्यू पूरी पूरी पुट करना, और एच की वैल्यू तुम पुट करोगे ना तो देखो कितनी है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 मल्टीप्लाई सी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन, बोलो क्या है बच्चों 663 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 है। अब ऐसा करना, दो पावर जैसे बाहर निकाल के यहाँ पे कितना कर देना, तुम 36 कर देना, और ये पूरी पट्टी इससे कट जाएगी। तो देखो 36 में से पहले ये प्लस की है गायब कर देना, मुझे कितना बचा यहाँ पे 28 बचेगा माइनस का, फिर माइनस से ये और कम कर देना, तो माइनस का 19 तुम्हारे पास मैच कर जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अच्छा अब जरा रुक जाओ यहाँ पे, माइनस का 19, अब यहाँ पर रुको, कहाँ गड़बड़ी कर दी फिर, अच्छा ये तो अभी आपने क्या निकाला है, ये तो आपने सिर्फ ई निकाला है, फाइव को माइनस कर लेना, ई वाला ऑप्शन तुम्हारे आराम से मैच कर जाएगा, ठीक है बच्चों, माइनस भी तो करोगे ना, तो इसको अभी फिर इसको चेंज करोगे, इसके अंदर चेंज करोगे, पहले ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में, क्या करने के बाद मल्टीप्लाई किससे 1.6 10 की पावर माइनस का 19 से, ठीक है, फिर माइनस कर देना, इसको आंसर आ जाएगा। इसको बच्चों 58 वाले क्वेश्चन को सब लोग कमेंट करेंगे है ना, कमेंट के अंदर, और आंसर बताना मुझे इसके अंदर। Photon of energy these days are successively incident on a metallic surface of work function 0.5 electron volt. The ratio of kinetic energy of most energetic photoelectron in two case will be. अच्छा बच्चों बताओ, पहले केस की बात करते हैं तो क्या बोलोगे, E minus 5, what about the value of E 1, what about 5 0.5, क्या मिल गया 0.5, पहली आंसर ये निकल कर आ गया। अगेन फिर निकालते हैं, क्या बोलोगे E माइनस का 5, अब E क्या दे रखा है मेरे पास 2 माइनस 0.5 कितना आ गया 1.5, दूसरी कहानी है, दोनों को डिवाइड कर दो, ऑप्शन नंबर देखो बच्चों सी मैच कर जाएगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आई हो तो भैया पूछ लेना, और आते हैं भैया हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों ये क्या दे रखा है हमारे पास,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में वही है अडल्शन एंड रीजन, और इसके जो आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। भैया आप यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, भाई कमेंट में जरूर पूछ लेना, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, और ताकि आप लोगों का 12 का बोर्ड है किसी भी तरह से प्रभावित न हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स उसके अंदर लेकर आए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।